नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वृंदाई पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने अनुनासिक के बारे में अध्ययन किया था। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। तो बिंदु कब लगता है और चंद्र बिंदु कब लगता है, इस बारे में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी और अब हम अनुस्वार अर्थात बिंदु के बारे में चर्चा करें। आइए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझा रही हूँ। पंकज अपने मामा के साथ बंगाल गया। वहां वह गंगा में नहाया। पानी में बहुत हंस भी थे। उसने कई लंगूर देखे। लंगूर अंगूर खा रहे थे। बीच बीच में वे अपने दंत भी दिखा रहे थे। पंडित जी पूजा करा रहे थे। मंदिर में घंटे बज रहे थे। शंखनाद हो रहा था। चंपा के फूलों की खुशबू पूरे मंदिर को महका रही थी। तो अब हमने देखे जैसे कि पंकज, बंगाल, गंगा, हंस, लंगूर, लंगूर, अंगूर, जैसे कि दंत, पंडित जी, मंदिर, शंख और चंपा। इन सभी शब्दों को गौर से देखिए। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाया गया है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इसे हम अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अब हम अनुस्वार को परिभाषित कैसे कर सकते हैं या ये क्या है? अब देखिए, अनुस्वार शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और स्वर अर्थात अनुस्वार। अनु अर्थात पीछे और स्वर। स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, आओ आदि। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार से तात्पर्य है स्वर। ना तो ये पूर्णतया स्वर है, ना ही पूर्णतया व्यंजन है। ये क्या है? ये अयोगवा है, अर्थात यह स्वर भी है और यह व्यंजन भी है। इसका उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है। देखिए, हमने अनुनासिका में पढ़ा था कि मुंह और नासिका दोनों की सहायता ली जाती है, किंतु यहाँ जो है अनुस्वार शब्द, अनुस्वार जो होता है वह नाक की सहायता से उच्चारित किया जाता है और इसका चिन्ह क्या होता है? बिंदु होता है। अनुस्वार का लेखन करने के लिए हमें क्या करना होता है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर हम इसको लिखते हैं। यह नासिक की व्यंजन है और इसका लिपि चिन्ह जो है वो एक बिंदु के रूप में होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग हमेशा या तो शब्द के बीच में किया जाएगा अथवा शब्द के अंत में किया जाएगा, किंतु इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। अब हम पंचमाक्षर की बात करते हैं। देखिए, पंचमाक्षर पंचम धन अक्षर अर्थात पंचम से तात्पर्य पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर किसका पांचवा अक्षर? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर। अब प्रत्येक वर्ग, वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला की तरफ हम चलते हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत 5 वर्ग किए गए हैं। सबसे पहला वर्ग है कै वर्ग। कै वर्ग से तात्पर्य कै की जो पूरी लाइन होती है वह, अर्थात कै, ख, ग, घ और अंगै। दूसरा वर्ग है चै वर्ग। चै वर्ग में चै, छ, जै, झ और इयं। इसके बाद हम अगला वर्ग है टै वर्ग। टै वर्ग की पूरी लाइन आएगी वह टै वर्ग में सम्मिलित है। टै, ठै, ड, ढ, अणै। अब हम अगले वर्ग की बात करते हैं। अगला वर्ग है तै वर्ग। तै वर्ग में क्या क्या आएंगे? तै, थै, दै, धै और नै।
और इसके बाद आएगा पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै और मैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो अंतिम पांचवा जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, उसको मैंने डार्क किया हुआ है। ये डार्क किया हुआ क्या है? ये 5वें नंबर का अक्षर है। वर्णमाला के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। इसे हम कहेंगे पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? अंग, इय, अणय, नै और मैं। देखिए, आप इसका उच्चारण बहुत ही अशुद्ध करते हैं, तो एक बार दोबारा मैं इसका उच्चारण करके आपको बताऊंगी। कै वर्ग का पंचमाक्षर है अंग, च वर्ग का इय और टै वर्ग का अणय और तै वर्ग का नै और पै वर्ग का मैं। तो ये पंचमाक्षर आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग है, उन वर्ग का पंचम अक्षर जो है वह पंचमाक्षर कहलाएगा। अब हम अनुस्वार के प्रयोग की बात करेंगे कि अनुस्वार के प्रयोग कब किए जाते हैं, किन स्थितियों में किया जाता है, या इसकी विभिन्न स्थितियां क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कि यदि स्वर रहित पंचम वर्ण है, स्वर रहित से तात्पर्य है कि वह अक्षर जो है वह आधा है, उसमें ए सम्मिलित नहीं है। तो पंचम वर्ण के बाद यदि उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो हम पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, किंतु उच्चारण किसका करेंगे? पंचमाक्षर का ही उच्चारण करते हैं। देखिए, अपन इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप देखिए, गंगा। अब मैंने जो आपको प्रयोग बताया, उस प्रयोग को दोबारा समझते हैं अपन। क्या कहा मैंने कि स्वर रहित पंचम वर्ण। जब हम गंगा को खोल कर लिखते हैं तो देखिए गंगा किस प्रकार लिखा गया है। इसमें जो अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान पर अपन ने लिखा है अंग। ये अंग हमने क्यों लिखा? देखिए, अंग हमने इसलिए लिखा क्योंकि अंग जो है वो आधा अक्षर है। आधा अक्षर है अर्थात स्वर रहित है। स्वर रहित पंचम वर्ण है, किस वर्ग का? कै वर्ग का। और इसके पीछे इसी वर्ग का अक्षर कौन सा है? ग है। इसी वर्ग का अक्षर होने के कारण हमने पंचम वर्ण के रूप में क्या लगाया? अंग। तो ये कैसे लगा? अनुस्वार की जो बिंदु है उस बिंदु को हटा दिया और उसके स्थान पर इसके पीछे वाला जो शब्द है ग किस वर्ग का शब्द है? कै वर्ग का। तो कै वर्ग का पंचमाक्षर अंग इसमें लगा दिया गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, चंचल। चंचल के अंदर चंचल शब्द जो है, इस चंचल के अंदर अनुस्वार के बाद में कौन सा अक्षर है? च। च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? य। तो जब हम अनुस्वार को हटाएंगे और इसको अपने मौलिक रूप में लिखेंगे तो हम इस बिंदु के स्थान पर य लिख देंगे। य कैसा होगा? स्वर रहित होगा, अर्थात आधा य होगा। तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? य। और क्योंकि अनुस्वार के बाद में च है, इसलिए हम च वर्ग का पंचमाक्षर च, छ, ज, ज और ई है, तो हम ई लगाएंगे। लेकिन ई कैसा लगाएंगे? स्वर रहित, अर्थात आधा। इसी प्रकार देखिए, डंडा शब्द है, अनुस्वार के बाद क्या लगा हुआ है? ड। तो ड जो है वो कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में। ट, ठ, ड। तो हमें इसी वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा हुआ? ट, ठ, ड, ड और अणय। तो हमें अनुस्वार के स्थान पर क्या लगाना है? अणय लगाना है। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर अपन ने अणय लगाया, लेकिन अणय कैसा लगाएंगे हम? स्वर रहित लगाएंगे, अर्थात आधा लगाएंगे। इसी प्रकार पंप शब्द देखिए, पंप शब्द में पै है, अनुस्वार के बाद पै है, तो हम पै वर्ग में चलेंगे। पै वर्ग का कौन सा अक्षर? पंचम अक्षर। पै, फै, बै, भै और मैं। तो पंचमाक्षर कौन सा हुआ? मैं। तो हमने इसको खोलकर कैसे लिख दिया? पंप। तो किंतु हमने मैं कैसा लिखा है? मैं हमने आधा लिखा है। आधा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें स्वर रहित पंचम वर्ण लगाना है। तो आपको समझ में आ गया कि यदि अनुस्वार लगा है
अनुस्वार के बाद में यदि जो व्यंजन है उस व्यंजन का हमें पंचम अक्षर लगाकर उस अनुस्वार को हटाकर हम उसे खोलकर लिख सकते हैं। लेकिन हम जो पंचमाक्षर लगाएंगे उस पंचमाक्षर को स्वर रहित होना चाहिए, अर्थात उसे हमें आधा लगाना है। इसी प्रकार इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, जैसे कि हम कंठ शब्द ले लें। कंठ में पीछे कौन सा व्यंजन आया अनुस्वार के बाद? ठ आया। ठ आया तो ठ कौन से वर्ग में होता है? ट वर्ग में। तो ट वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा? ट, ठ, ड, ड, ण। तो हमें ण लगाना है। ण कैसा लगाना है? आधा लगाना है, स्वर रहित लगाना है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हमने लगा दिए, जैसे कि दंत शब्द है। दंत अनुस्वार के बाद क्या आया? त आया। त वर्ग ही है। त वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा हुआ? त, थ, द, ध और न। तो हमने यहाँ पर अनुस्वार हटाकर हम क्या लगाएंगे? न। और न कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए। इसके बाद हम अनुस्वार का अगला प्रयोग देखते हैं कि जब सम उपसर्ग आ जाए, सम उपसर्ग के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। या कोई ऊष्म व्यंजन आ गया, ऊष्म यानी श, श, स और है। सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो हम क्या करेंगे? सम के स्थान पर हम अनुस्वार का, मैं के स्थान पर हम क्या करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक शब्द है सम, धन, यम। सम और यम, तो देखिए आप अपन ने क्या कहा कि सम उपसर्ग हो और सम उपसर्ग के बाद क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो। देखिए ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, तो सम और यम को मिला देंगे जब हम, तो ये जो मैं है, मैं के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया और ये क्या बन गया? संयम बन गया। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण देखिए, सम, धन, लाप। तो सम के साथ हमने क्या लगाया? य, लव, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है, ले आ रहा है इसके बाद में। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम अनुस्वार को, इसको मैं शब्द को हटा देंगे और मैं के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? अनुस्वार लगा देंगे और ये क्या बन गया? संलाप। इस प्रकार देखिए सम शब्द के बाद वाद आया है। सम के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन य, र, व, ल, व, तो यहाँ पर व आया है, तो हम क्या करेंगे? सम और वाद, तो ये जो मैं है इस मैं के स्थान पर मैं को हटाकर हम इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सम, धन, सार। सम और सार शब्द है। सम और सार से क्या बनेगा? संसार। क्यों? क्योंकि सम उपसर्ग के बाद से आया है। से क्या है? ऊष्म व्यंजन है। जब सम के बाद अंतस्थ आ जाए अथवा ऊष्म व्यंजन आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें मैं के स्थान पर क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगा देंगे और क्या बन गया? संसार बन गया। इसी प्रकार अनुस्वार के प्रयोग की एक और स्थिति आपके सामने, जैसे कि हम सम, धन, रक्षण शब्द है। सम और रक्षण क्या हो गया? संरक्षण। सम जो है उसके साथ क्या आ गया? र आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये सम को हटाकर, मैं को हटाकर रक्षण लिख देंगे और क्या बन जाएगा? संरक्षण बन जाएगा। अब अनुस्वार के प्रयोग की एक अन्य स्थिति देखिए कि शब्द के जब शब्दांत में, शब्दांत से तात्पर्य शब्द के अंत में, जब शब्द के अंत में अनुस्वार होगा तो उसे हम मैं के रूप में लगता है वो। जैसे उदाहरण देखिए इसके कुछ, जैसे कि स्वयं। हम स्वयं के ऊपर, यह के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स्वयं। है के ऊपर अपन ने क्या लगाया? अनुस्वार। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्या? इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अहम। तो शब्दांत में जब अनुस्वार होगा तो वह मैं के रूप में लगता है। अब कई जगह पर अनुस्वार बिंदी नहीं लगती है
या कई स्थान पर हम उसको मौलिक रूप में प्रयोग करते हैं, तो कहाँ कहाँ हम मौलिक रूप में प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ हम मौलिक रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, कहाँ बिंदु लगाएंगे और कहाँ हमें बिंदु नहीं लगा के उसको मौलिक रूप में लिखना है। देखिए अनुस्वार का निषेध कहाँ कहाँ होता है कि जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं, नासिक के यानी नाक से बोलने वाले, अर्थात वही अनुस्वार या जिसको हम पंचम वर्ण कह देंगे। तो जहां जहां पर भी भिन्न भिन्न अलग अलग नासिक के व्यंजन एक साथ आए हैं, वहां हम पंचम वर्ण जो है अपने मौलिक रूप में लिखे जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप इसके, जैसे कि जन्म शब्द है। अब इस जन्म शब्द में देखिए आप, न अलग है, न पंचमाक्षर है, कौन से वर्ण का है? तय वर्ग का, तय थ द ध न, और मैं भी साथ में पंचमाक्षर है। मैं कौन से वर्ग का है? पै वर्ग का, पै फै बै भै मैं। तो न और मैं दो पंचमाक्षर साथ साथ आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें यहाँ पर हम इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते हैं। हमें इसके यदि हमने लगा दिया तो पूर्णतया गलत होगा। हमें इसे इसके मौलिक रूप में यानी आधे न के रूप में लिखना होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, उन्मुख। अब उन्मुख में भी देखिए कि दो पंचमाक्षर साथ साथ आ गए, न और मैं। जब दो पंचमाक्षर साथ साथ आए हैं तो हम जो न है उसे हम बिंदु के रूप में कदापि नहीं लिख सकते, हमें उसे खोल कर ही लिखना पड़ेगा, अर्थात हमें आधे न के रूप में ही उसको लिखना होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, तन्मय। इसमें भी न और मैं शब्द साथ साथ आए हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न नासिक के हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न वर्गों के पंचमाक्षर है। तो हम यहाँ पर भी न शब्द के स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होगा, हमें इस न को खोल कर ही आधे न के रूप में लिखना होगा। इसी प्रकार वांग्मय शब्द है। वांग्मय में देखिए आप, अंगय है। अंगय कौन से वर्ग का पंचमाक्षर है? क वर्ग का, क ख ग घ और अंगय। इसी प्रकार मैं आ गया, मैं कौन से वर्ग का हुआ? पै वर्ग का। तो दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, अर्थात भिन्न भिन्न नासिक के हैं, और भिन्न भिन्न नासिक के जब एक साथ प्रयुक्त होंगे तो हमें वहां पर अनुस्वार अर्थात बिंदु के रूप में उसे ना लिखकर उसे अपने मौलिक रूप में खोलकर ही लिखना होगा। इसी प्रकार अनुस्वार के निषेध के और देखिए आप कि यदि ऊष्म व्यंजन हो, ऊष्म व्यंजन से तात्पर्य श, स, श, श और है। इससे पूर्व हम अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, इन्हें हम खोलकर कभी नहीं लिख सकते। ऊष्म व्यंजनों को के पूर्व यदि अनुस्वार आता है तो उन्हें हम कभी खोलकर नहीं लिख पाएंगे। देखिए इन्हें हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि हंस शब्द है, हंस में क्या आया अनुस्वार के बाद? आप देखिए स शब्द है, और स क्या है? ऊष्म व्यंजन। जब ऊष्म व्यंजन आया है अनुस्वार के बाद तो हम इसे खोलकर नहीं लिख पाएंगे। है आधा न और स हम लिखते हैं तो पूर्णतया गलत होगा। हमें इसे अनुस्वार के रूप में ही लिखना होगा, अर्थात बिंदु के रूप में ही लिखना होगा। देखिए एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि कंस शब्द है। कंस में भी आप देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद में स है। स क्या है? ऊष्म व्यंजन है। जब ऊष्म व्यंजन आता है अनुस्वार के बाद तब हम उसे खोलकर नहीं लिख पाते, हमें उसे अनुस्वार के रूप में ही लिखना होगा, अन्यथा वह पूर्णतया गलत होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, अंशु। अंशु शब्द जो है इसमें अनुस्वार के बाद क्या है? अनुस्वार के बाद ऊष्म व्यंजन है। कौन सा ऊष्म व्यंजन है? श। जब श शब्द आया है तो हम इसे ए आधा न और शु नहीं लिख पाएंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। हमें इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तभी शब्द शुद्ध होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, वंश। वंश में भी देखिए आप अनुस्वार के तत्काल बाद क्या आया है? ऊष्म व्यंजन आया। ऊष्म कौन सा आया है? श। जब श आ गया तो हम इसे व आधा न और श के रूप में नहीं लिख सकते, इससे हमें ऊपर बिंदु लगाकर ही लिखना होगा और इस प्रकार हम इसको वंश कहेंगे। अब इसी प्रकार यदि जिन शब्दों में पंचमाक्षर द्वित्व के रूप में होता है, द्वित्व क्या होता है? द्वित्व व्यंजन जो होता है, एक वर्ण है वो अपने वर्ण के साथ, मतलब एक वर्ण के साथ उसके जैसा ही दूसरा वर्ण आ जाए, अर्थात जैसे कि च शब्द है,
च के साथ में च आ गया, च 2 बार आ गया। अर्थात जब एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना वह कहलाता है द्वित्व रूप। तो जिन शब्दों में पंचमाक्षर जो है वो द्वित्व रूप में प्रयुक्त होते हैं वहां बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, अनुस्वार अपने मौलिक रूप में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए आप, जैसे कि ये देखिए, ये द्वित्व रूप है। द्वित्व रूप कैसे कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसमें मैं वर्ण है और मैं वर्ण अपने समान दूसरा वर्ण है, अर्थात दूसरा मैं भी आया है, दोनों मैं पास पास आए हैं, तो ये तो है द्वित्व रूप। तो क्या है हमारा जो नियम, क्या कहता है कि जब जिन शब्दों में जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है मैं, पै वर्ग का पंचम अक्षर है पै फै बै भै और मैं, तो पंचमाक्षर हुआ मैं, ये द्वित्व रूप में आया, 2 बार मैं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर बिंदु का प्रयोग मैं के स्थान पर नहीं कर पाएंगे, हमें इसे खोलकर इसके मौलिक रूप में लिखना होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे उन्नति शब्द है, उन्नति में न वर्ण जो है, न जो है वो 2 बार आया, न पंचमाक्षर है, कौन से वर्ग का, तय वर्ग का, तय थ द ध और न, तो न जो है वो पंचमाक्षर है और दोनों जो पंचमाक्षर है वो द्वित्व के रूप में आए हैं, न 2 बार आए हैं। अब हम चाहें कि हम इस आधे न के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कर लें, तो ये पूर्णतया गलत है, हम इसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इसे हमें खोलकर ही लिखना होगा। इसी प्रकार सम्मिलित शब्द है, इसमें पंचमाक्षर मैं जो है वो द्वित्व रूप में आया है, 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इस मैं को हमें खोलकर लिखना होगा, हम इसे बिंदु के रूप में कदापि नहीं लिख सकते, ये पूर्णतः गलत होगा। इसी प्रकार उन्नयन शब्द देखिए, उन्नयन में नए शब्द जो है पंचमाक्षर, ये 2 बार आया है, अर्थात द्वित्व के रूप में आया है, इसे भी हम ऊपर बिंदु के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हम खोलकर ही लिखेंगे। इसके बाद अनुस्वार के निषेध का एक और देखिए उदाहरण, आप एक और प्रयोग देखिए कि अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन आ गया, अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल और व, ये यदि आ जाते हैं तो अनुस्वार अपने मूल रूप में रहेगा, वहां पर बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अन्य शब्द देखिए, अन्य में क्या होगा, देखिए आधा न है, आधा न के बाद क्या आया है, ये आया है, ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब अनुस्वार के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आया, अर्थात ये आया है, तो हम इसे भी बिंदु के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हमें आधे न के रूप में अर्थात इसके मौलिक रूप में लिखना होगा। इसी प्रकार देखिए पुण्य शब्द है, पुण्य शब्द में क्या हो गया, इसमें आधा न है, आधा न है तो हमें आधा ण है, आधा ण और पीछे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, जब पीछे अंतस्थ व्यंजन है तो हम इसे बिंदु के रूप में नहीं लिख पाएंगे, हमें इसे खोलकर लिखना होगा। मान्यता शब्द है, मान्यता में भी देखिए आधे न के बाद ये है, यानी अनुस्वार के बाद क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अतः इसे हम बिंदु के रूप में कदापि नहीं लिख सकते, हमें इसे आधे न के रूप में लिखना है। जैसे समन्वय शब्द है, इसमें आधे न अर्थात अनुस्वार के बाद में क्या आया, ऊष्म व्यंजन आ गया, यहाँ वह आया है, तो वह आया है, तो हम इसे भी बिंदु के रूप में नहीं लिख सकते, हमें इसे खोलकर ही लिखना होगा। अब हम इसके दोहरान करते हैं एक बार। आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले बताओ, हम सबसे पहले हमने पढ़ा अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो 2 शब्दों से मिला है, अनु और स्वर, ये ना स्वर है पूर्णतया, ना पूर्णतया व्यंजन है, ये अयोगवा है। इसे हम किस रूप में लिखते हैं, इसे हम एक बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में इसे हम लिखते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए जब पंचमाक्षर होता है तो पंचमाक्षर लिखते हैं हम अनुस्वार के उसी वर्ग का, अनुस्वार के जस्ट पीछे वाला वर्ण हमें देखना होता है, जो पीछे वाला वर्ण होता है उसी वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। अनुस्वार को हमेशा शब्द के मध्य में रखा जाएगा या उसको अंत में लिखा जाएगा, उसको शब्द के प्रारंभ में हम कभी नहीं लिख सकते। जो अनुस्वार है वह अनुस्वार जो शब्द के अंत में जब आएगा तो उसका उच्चारण जो है वह मैं के रूप में किया जाएगा। और इसका निषेध कब कब किया जाता है कि जब अनुस्वार के बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आए, कोई ऊष्म व्यंजन आए, तब हम इन्हें खोल कर ही लिखेंगे, इन्हें हम ऊपर बिंदु लगाकर कदापि नहीं लिख सकते।
तो आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा आज का वीडियो, और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।